वेल बॉयज़, मैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता हूँ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। Yesterday we discussed about some basic characters of Arthropoda, phylum Arthropoda, और हमने उसको एक स्पाइडर की एनाटमी पर लाकर छोड़ा था, जिससे आपको थोड़े से करेक्टर्स काफ़ी हद तक समझ में आए थे। आज हम कुछ एडिशनल करेक्टर्स की बात करेंगे और आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन और कुछ एग्जाम्पल्स को ले जाकर वहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो एडिशनल करेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़े से हैबिटेट की बात कर लें। जैसे ऑलमोस्ट ऑल द आर्थ्रोपोड्स आर फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल। फंडामेंटली का मतलब ये है कि ये अपनी हैबिटेट में पृथ्वी पर ही निवास करने वाले हैं। जल के बेसिक हो सकते हैं, लेकिन जो हवा में जाने वाले जानवर हैं वे सभी पृथ्वी निवासी या टेरेस्ट्रियल ही हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर या टेरेस्ट्रियल कई उनमें से ज़मीन के नीचे या पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे या ठीक उसके ऊपर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा वे हवा के अंदर भी काफ़ी एक्टिव फ्लाइट करते हुए भी देखे जा सकते हैं। बहुत सारे आर्थ्रोपोड पानी में भी रहते हैं, जैसे क्रस्टेशियन। बहुत सारा क्रस्टेशियन लगभग पानी में ही रहता है। लेग जानवरों में मौजूद हैं चलने के लिए, क्राउलिंग के लिए, खोदने के लिए, डिगिंग, दौड़ने के लिए और अपने ज़रूरत की सामान को एकत्रित करने के लिए। या हम यूँ कह सकते हैं लेग्स आर प्रेजेंट फॉर वॉकिंग, क्राउलिंग, डिगिंग, रनिंग, स्विमिंग, collecting and transport of various materials useful for their day to day life. These animals have simple eyes and compound eyes, both kind of eyes. Compound eyes आप जानते हो, जैसे आपने कॉकरोच में पढ़ी है, और सिंपल आइज़ जैसे हमारी एक लेंस की आंखें होती हैं उसी तरह की सिंपल आइज़ होती हैं। ये दोनों की मौजूदगी एक ऐसा फीचर है जो कि किसी भी आर्थ्रोपोड एनिमल के सर्वाइवल में एक एडेप्टिव मदद करता है। सिंपल आई से इमेज ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई देती है और कंपाउंड आई से मोज़ाइक विज़न होता है। प्रत्येक एनिमल में, प्रत्येक जानवर में, आर्थ्रोपोड में तरह तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि इनके भोजन संबंधी आदतों को और अच्छी तरह निर्वहन करने में मदद करते हैं। जैसे माउथ पार्ट्स, इसका एक मुख्य अंग है मैंडिबल। वे सभी जानवर जो कि चबाने का काम करते हैं वे माउथ पार्ट्स में मैंडिबल ज़रूर रखते हैं, उनके मैंडिबल ज़रूर होता है। लेकिन इसके अलावा जो जानवर चूस कर खाने का काम करते हैं, यानी स्पायर्सिंग एंड सक्शन टाइप का माउथ पार्ट जो होता है, उसके अंदर मैंडिबल, मैग्जिला, ये सभी स्टाइल्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं और वे चीर कर, फाड़ कर उसके बाद वे सामने वाले पौधे या जानवर का सैप उसे चूस लेते हैं। यहाँ हमारे सामने मौजूद है एक बिच्छू। ये इमेज कॉपीराइट हो सकती है जो मैंने यहाँ पर ली है, लेकिन क्योंकि एजुकेशन पर्पज़ में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं लिहाजा उसमें कोई हानि नहीं है। तो स्कॉर्पियन में ध्यान से देखें, बॉडी के सिर्फ दो ही पार्ट हैं, सिफेलोथोरैक्स और एब्डामेन। या अगर हम सिफेलोथोरैक्स की जगह बात करें, प्रोसोमा, मीजोसोमा, मेटासोमा, तीन भागों में हम एक बिच्छू या स्कॉर्पियन के शरीर को विभाजित कर सकते हैं। मेटासोमा यानी कि टेल वाला पार्ट सिर्फ 5 खंड का है, जिसके आखिर में एक स्टिंग मौजूद है, और प्रोसोमा और मीजोसोमा कुल मिलाकर 13 खंड वाले शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक क्रस्टेशिया की स्टाइल से। ध्यान दें, यहाँ पर एक मीडियन आई है और दोनों तरफ छोटी छोटी 4-4 आईज होती हैं। कैलिसर्स हैं और खीला है यानी पेडिपाल्प हैं, जो कि शिकार को पकड़कर और मुख से चूसने में मदद करते हैं। 4 जोड़ी टांगें हैं जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी ये जानवर अरेक्निडा में आता है जिसकी कि 4 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी 8 टांगें होती हैं। ये 4 जोड़ी टांगें चलने में मदद करती हैं। अब हम अगले कैरेक्टर्स की बात करेंगे। शरीर के अंदर जो रक्त परिवहन संचरण तंत्र है या परिसंचरण तंत्र है, उसमें हीमोलिम्फ दौड़ता है। हीमोलिम्फ का मतलब ये है कि ये रक्त के अंदर मौजूद बिना हीमोग्लोबिन का पदार्थ है, द्रव है, जिसके अंदर थोड़ी सी कॉर्पसल्स होती हैं। ये कॉर्पसल्स शरीर में आरबीसी की तरह नहीं होती हैं, लेकिन वे अलग अलग प्रकार से शरीर के अंदर जानवर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में मदद करती हैं। पोइक्लोथर्मिक एनिमल अगला कैरेक्टर है, पोइक्लोथर्मिक एनिमल। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वे सभी जानवर जिनके शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार ऊपर नीचे हो जाता है, बदल जाता है, वे सभी जानवर पोइक्लोथर्मिक एनिमल कहलाते हैं, या इन्हें हम दूसरे शब्दों में कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं।
ये एक ऐसा गुण है जिसके कारण आर्थ्रोपोड को प्रकृति ने इनकी आबादी के नियमन में मदद करने या इनकी आबादी के नियमन में मदद मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इनकी पैदावार होती है, यानी इनमें प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है। और ये 1 के 2, 2 के 4 नहीं होते, ये एक जानवर आमतौर पर 250 से 4 से 5,000 तक अंडे देने में माहिर होता है। शरीर के रेस्पिरेशन संबंधी तंत्र में इंटेगुमेंट यानी त्वचा, गिल्स यानी विसरल गिल्स और ट्रेकिया यानी कि परिवहन या संवहन वाली नलिकाएं शामिल होती हैं। तो श्वसन के लिए विशेष तौर पर पानी में रहने वाले वे सभी जानवर सीधे तौर पर त्वचा या क्यूटिकल का प्रयोग करते हैं। स्यूडोसीलोमेट ये एक ऐसा गुण है जो हम एनिलिडा से पढ़ते आ रहे हैं। इन जानवरों में सीलोम होती है और स्यूडोसीलोमेट या शाइजोसीलोमेट के वेरिएशन दिखाई देते हैं। एक्सक्रीशन के लिए मेल्पिजियन ट्यूब्यूल होती हैं जो सीलोमिक स्पेस से सारा द्रव जो उत्सर्जी पदार्थ है वो द्रव के रूप में सोख लेती है या ग्रीन ग्लैंड के रूप में उसको सोख लेती है और आंत्र में या सीधे एंटीना के पास में उसको बाहर शरीर के बाहर फेंक देती है। शरीर में जितने भी नर्व गैंग्लियन होते हैं वो खंडों के अनुसार अरेंज रहते हैं। हालांकि इनमें कुछ ब्रेन में और थॉरेक्स में कंसोलिडेशन दिखाई देता है। अब हमारे सामने जो चित्र है वो एक आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट का है। ये वास्तव में मधुमक्खी है। देखिए ध्यान से, पीछे वाली टांगों में इसके पॉलन ब्रश लगा हुआ है जिसमें कि यह पॉलन ग्रेन एकत्रित करती है। अब इस मधुमक्खी के 2 एंटीना सामने दिखाई दे रहे हैं, ये इसका पहला अपेंडेज है। उसके बाद 3 जोड़ी टांगें हैं जो थॉरेक्स से निकल रही हैं और 2 जोड़ी विंग्स जो कि इसे उड़ने में मदद करते हैं। शरीर हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में विभाजित है। क्योंकि 2 जोड़ी पंख हैं लिहाजा ये सकुशलता से और काफ़ी तत्परता से उड़ सकती है और ये उड़ने वाले विंग शरीर के बाहर से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन इनकी मसल्स शरीर के या थॉरेक्स के अंदर होती हैं। आखिर में आपको एनस दिखाई देता है और हल्के से पीले रंग की आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाई दे रही है जिसके पार्ट हैं फेरिंग्स, फिर क्रॉप, स्टमक और मिड इंटेस्टाइन, एनस। ये सब हम विस्तार से दूसरे चैप्टर से पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसके आर्थ्रोपोड के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये सभी जानवर आमतौर पर एक लिंगी होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल, लेकिन बहुत सारे आर्थ्रोपोड ऐसे होते हैं जो बिना दूसरे सेक्स की मदद के अपना प्रजनन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सरसों से उड़ने वाला बहुत सारा हल्का सा काला, सफ़ेद या पीले रंग का एफिड, उसे हम आम भाषा में माऊ भी कहते हैं, चेपा भी कहते हैं। ये पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करता है और बिना नर की मदद के मादा अंडे देती है, जिससे बिना फर्टिलाइज हुए काफ़ी बड़ी आबादी में बहुत सारा एफिड उत्पन्न होता है। ऐसे ही अनेक बहुत सारे भी और जानवर हैं जो कि पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक ये और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अधिकतर आर्थ्रोपोड पेरेंटल केयर एग्जिबिट करते हैं, यानी पितृ संरक्षण, जो कि अंडे के उत्पादन के समय से, अंडे के प्रादुर्भाव के समय से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे आर्थ्रोपोड अपने अंडों को कुकून या ऊथिका के अंदर एकत्रित करके ले करते हैं, एकत्रित करके उनको बाहर, शरीर के बाहर निकालते हैं, जिससे अंडा शुरू से ही अपने आप में सुरक्षित रहता है। काफ़ी आर्थ्रोपोड विविपेरस भी होते हैं, यानी सीधे बच्चे देते हैं और बच्चों की परवाह करना माता या पिता अथवा दोनों में से एक जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया जाता है। साधारणतया आर्थ्रोपोड हर्बीवोरस होते हैं, यानी वेजिटेबल्स फीडर होते हैं, लेकिन उनमें कई सारे कार्निवोरस या कुछ दोनों तरह का भोजन स्वीकार करते हैं, जबकि बहुत सारे जानवर सेप्रोफिटिक या कुछ रक्त का चूसने वाले भी होते हैं, जैसे मच्छर। क्योंकि आर्थ्रोपोड, अगला कैरेक्टर इस तरह से लिखा गया है, सिंस आर्थ्रोपोड्स प्रोड्यूस ए गुड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विच रिजल्ट्स इन देयर रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दैट्स व्हाई परहैप्स nature has restricted their numbers using means of natural climatic control. Their populations are kept under control when extremities of temperatures occur. कहने का मतलब ये है कि आर्थ्रोपोड बहुत बड़ी मात्रा में अपने प्रजनन तंत्र से उत्पादन करते हैं, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग का, भ्रूण का,
लेकिन वातावरण के बदलाव यानी उसके टेम्परेचर या उसके तापक्रम में बहुत ऊंचाई जाना और बहुत नीचाई जाना अपने आप में प्राकृतिक रूप से आर्थ्रोपोडा को नियंत्रण में रखने का काम करती है। आप देखिए कड़ाके की सर्दी में बहुत सारी मकड़ियाँ गायब हो जाती हैं, मक्खियाँ वगैरह तक गायब हो जाती हैं और दूसरे ऐसे जानवर जो कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते वे हमारे सामने से गायब हो जाते हैं, जो कि वसंत ऋतु और बरसात के मौसम में उसी तेज़ी से फिर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि तापक्रम की अनुकूलताएँ इन सभी जानवरों को नियंत्रण में रखती है। अंत में आर्थ्रोपोडा की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसमें इंसेक्टा, अरेक्निडा, मायरियोपोडा और क्रस्टेशिया जो कि रूटीन की क्लासेस हैं, वे 4 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। इनके गुण इस तरह से हैं, इंसेक्टा के लिए आप 3 जोड़ी टांगें देखिए और अरेक्निडा के लिए 4 जोड़ी टांगें देखिए और मायरियोपोडा और क्रस्टेशिया के लिए असंख्य टांगें देखिए। लेकिन मायरियोपोडा में हेड डिस्टिंक्ट होता है, 1 जोड़ी एंटीना, और ये आमतौर पर ज़मीन पर निवास करने वाले होते हैं, जबकि क्रस्टेशिया सिफेलोथोरैक्स होता है यानी हेड थोरैक्स में मर्ज हो जाता है, 2 जोड़ी एंटीना होते हैं और लगभग सभी क्रस्टेशियन एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में निवास करने वाले होते हैं। यहाँ दूसरी स्लाइड पर आपके सामने मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ए मैंडिबुलेटा और मैंडिबुलेटा 2 सुपर क्लासेज हैं, बिना मैंडिबल वाली और मैंडिबल वाली। बिना मैंडिबल वाली 2 क्लास हैं, अरेक्निडा और कैलिसेरेटा, जिसमें स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स और माइट्स आती हैं, और मैंडिबुलेटा में 4 ग्रुप्स हैं, क्रस्टेशिया, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा और हेक्सापोडा। क्रस्टेशिया में प्रॉन्स, शिम्प्स, काइलोपोडा में सेंटीपीड्स, डिप्लोपोडा में मिलीपीड्स और इंसेक्टा या हेक्सापोडा में कई तरह के इंसेक्ट आते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। ये एक क्लेडोग्राम है जिसमें सबसे नीचे ओनिकोफोरा है, जिससे कि आर्थ्रोपोडा का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद सभी मकड़ियाँ और बिच्छू हैं। तो जो क्लेडोग्राम आपके सामने हमने दिखाया उसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इंसेक्टा, उसके नीचे सेंटीपीड्स हैं, उसके नीचे क्रस्टेशियंस हैं और उसके नीचे मायरियोपोडा और फिर हमारे सामने मौजूद थे कैलिसेरेटा और अरेक्निडा। ये बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स के क्रस्टेशियंस हैं जिन्हें हम आमतौर पर श्रिम्फ कहते हैं, और ये सारे श्रिम्फ की वेराइटी जलीय वातावरण में रहते हैं और लगभग ये पेलेजिक रेलम के निवासी हैं यानी सतह पर। मछलियों का बहुत प्रिय भोजन है और वास्तव में इनकी बढ़ी हुई आबादी मछलियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वे इसको खाकर अपना गुजारा करती हैं। यहाँ तक हम आर्थ्रोपोडा बेसिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम आगे इंसेक्टा के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।